बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरा रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। अल्हम्दुलिल्लाह इलाही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, दुआओं का बहुत शुक्रिया। खास तौर पर मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिन्होंने बहुत मदद की है मेरे इस जिहाद में। नाज़रीन, हालात बहुत तेजी से आगे बढ़े, बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। हमारे इसको डिस्कस करने के लिए हमारे आज के मेहमान नन अदर देन द ग्रेट सजाद बल्कि साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सजाद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। जी वालेकुम अस्सलाम हैदर भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। गुड बल्कि टू साहब बी बहुत हियर। शुक्रिया। बल्कि साहब चार अहम चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले खान साहब की जो मुलाकातों पर जो पाबंदी है, दो, एक वो तारण ने और दूसरे तारण ने जिसको कहते हैं वो आए हैं, उन्होंने कोई बयान शान दिया कि जी उज़्मा को भी हम मिलने नहीं देंगे और उस पे भी हमने तफसीलन बात करनी है। उसके फिर रिएक्शन क्या होना है वो आपसे डिस्कस करना है, पार्टी के अंदर से पार्टी के बाहर। दूसरी जो है वो ऑब्वियसली आसिम एयरमैन आसिम मुनीर का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया, एक्सपेक्टेड था। मैंने कल भी रात अपने प्रोग्राम में कहा कि वो है, उसके भी मुहर्रिकात देखते हैं कि वो क्या है। ये 4-5 दिन का गैप है, उसकी रिटायरमेंट जो थी 28 तारीख की है, अब ये 4 तारीख का है। कुछ अजीब किस्म का माजरा था। आसिफ जरदारी का जो नोटिफिकेशन पहले इशू हुआ उसके मुतालिक बात करनी है और उसके साथ साथ जो अमेरिकन कांग्रेसमैन का जो 44 कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक बड़ा खत लिखा है मार्को रूबियो को कि जी आसिम मुनीर और जर्नैलों के खिलाफ और जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी मचाई है उनके खिलाफ सैंक्शन लगाए जाएं, वीज़ा बैन लगाया जाए, उनके असासे जो है वो ख़त्म किए जाएं और साथ साथ शहजाद अकबर और आदिल राजा के ऑफिशियली जनाब मोहसिन नकवी साहब ने बाकायदा तस्वीरें खिंचवा के एक्सट्रेडिशन पेपर्स दिए हैं यूके के एम्बेसडर को कि जी ये दो मुजरिम हैं, इन्हें पाकिस्तान में मतलूब हैं और इनको आप पाकिस्तान वापस भेजें। ये 4 हैं, स्टार्टिंग विद इमरान। ये जो अनाउंसमेंट की है कि अब इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं होगी, हाउ डू यू सी दैट? सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा आज का दिन मेरे ख्याल हमें ये तारीख कुछ लिख लेनी चाहिए अपनी याददाश्त में। बड़ा स्याह दिन है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए आज का दिन। जिस तरह के फैसले उस मुल्क में किए जा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वो मुल्क जा रहा है, और जिस तरह वहाँ पे खौफ की लहर फैलाई जा रही है उस मुल्क में, मैं नहीं समझता कि लिविंग इन टुडेज वर्ल्ड हम नहीं समझते थे कि हम पाकिस्तान को इस नहज पे देखेंगे। बहरहाल उसको वहाँ पे पहुँचा दिया गया है फॉर अपनी अपनी सब कोशिशों से। इन्होंने ये जो आज की अनाउंसमेंट है उनकी कि जी हम मिलने नहीं देंगे, खैर ये नई बात तो क्या मैं कहूँ इसमें, ये तो 1 साल से चल रही है। मिलने वो कब देते थे? ये तो जबरदस्ती कभी कभी मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वो जो एक कोर्ट ऑर्डर था और जो जेल मैनुअल है और वो जो रूल्स हैं उनके मुताबिक तो उन्होंने कभी भी नहीं मिलने दिया, ना बहनों को, ना रिश्तेदारों को, ना वकला को, ना मेडिकल स्टाफ को। तो लेकिन अब जो एक एक जो जो इसमें चेंज जो हमने देखा है, पहले बहाने लगाए जाते थे कि जी वो सुपरिटेंडेंट नहीं मिलने देता, वो जी हम पूछ के बताएंगे, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इनकार कर रहा है। अब बड़ी क्लियरली ये बात सामने आ गई कि ये पंजाब की गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, ये अब उनके सर पे ये बात है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी ले लिया ना। अता तारड़ फेडरल गवर्नमेंट जी का नुमाइंदा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। दूसरा आजम तारड़ जो है वो हाँ कानून जी, का मिनिस्टर है, लॉ का, या फेडरल गवर्नमेंट का। तो इसका मतलब है पूरी हुकूमत ने जिम्मेदारी ले ली है कि जी हम और ये उन्होंने, कहने का मेरा मकसद था कि उन्होंने ये करके, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बता दिया उन्होंने कि ये जेल जो है ये पंजाब में है। हाँ ये भी कह दिया, ठीक है, कि भाई ये पंजाब वालों का काम है, हम अकेले नहीं हैं। ठीक तो खैर एनीवे, हैं तो सभी इकट्ठे हैं इस सारी गुनाह में, ये सब शरीक हैं ये लोग। देखें हैदर भाई, ये इनके कहने से, इनके रोकने से लोग रुक नहीं जाएंगे। हमने पिछले हफ्ते देखा अडयाला जेल के बाहर, आपका क्या ख्याल है कि इन्होंने ये जो मिलवा दिया उज़्मा को चंद दिन पहले, वो कोई कोई इन्होंने कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस था? ये मजबूरी में इनको मिलाना पड़ा क्योंकि इन्होंने देखा कि किस तरह लोग वहां पे पहुंचे
और वहां पे जिस तरह हजूम जमा हो रहा था, दे वर स्केर्ड कि अब ये बात कहाँ जाएगी आगे। और अब ये जो इन्होंने ऐलान किया है और ये रोकेंगे, ऑब्वियसली बहनें जो है मुझे पता है कि वो फिर आएंगी, वो नहीं रुकेंगी, वो वहां पे अगले ट्यूसडे को इंशाल्लाह वहां पे मौजूद होंगी वो, और दुनिया भी पहुंचेगी। तो ये एक नई मूवमेंट जो है वो शुरू होगी वहां पे पाकिस्तान के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि यह ना सिर्फ अडयाला के बाहर होगी, ये अब आहिस्ता आहिस्ता ये मूवमेंट अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ये इट विल मूव ऑन टू अदर सिटीज। लोग बहुत तंग हैं, बहुत, दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि उनको बताया जाए कि अब हमने बाहर निकल के किस तरह इस हुकूमत के खिलाफ जंग लड़नी है। और आई थिंक ये इन्होंने खुद ही मौका हमें फराहम कर दिया ये इलीगल एक्ट करके, कि अब आप लोगों को कह सकते हैं कि जी देखें ये तो इलीगली एक प्रिजनर को इन्होंने रखा हुआ है जिसके सारे हकूक इन्होंने खत्म कर दिए, तो दुनिया उसके लिए बाहर निकलेगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे इस ट्यूसडे को, चाहे ये रोक लें, देखिएगा कितने लोग वहां पे पहुंचते हैं अडयाला के बाहर। सर ये तो बिल्कुल बात आपने सही फरमाई कि सबसे बड़ा खौफ जो आसिम मुनीर को है, ये बेसिकली जंग सिर्फ आसिम मुनीर है, इसके पीछे हर चीज के पीछे आसिम मुनीर है। और इसीलिए इमरान ने भी कहा कि ये जहनी मरीज है, और आसिम मुनीर के पीछे पूरा एक सिस्टम है। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ फौज की तबाही की नहीं, ये पूरे निजाम की तबाही, ये जो हमारे ऊपर अंग्रेजों का मुसल्लत सिस्टम है वो हमें करता है। तो इसलिए ये अवाम के गुस्से से डरता है, और अवाम के गुस्से की अक्कासी जो सबसे ज्यादा सिम करती है वो है इमरान खान। दूसरा ये डरता है अपनी फौज से, और वो उसके ऊपर भी हमने अभी बात कर ली। और तीसरा ये ऑब्वियसली डरता है अमेरिका से। तो अवाम की और इनसिक्योरिटी इससे जाहिर होती है कि हुकूमत की, आसिम मुनीर की कितनी इनसिक्योरिटी है इमरान खान से, और कितने खौफजदा है ये इमरान खान से कि उसकी कोई एक बात भी बाहर ना निकल आए। अगर उसने बाहर अंदर से बैठ के कोई पैगाम दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा इस मुल्क में। किस तरह आप इस मुल्क को चलाएंगे? ये इस खौफ के साथ इस मुल्क को चलाएंगे आप? दैट्स नॉट पॉसिबल, यू नो। अच्छा सर, सवाल ये है कि जो अवाम की सोच की तब्दीली आ चुकी है अवाम के अंदर, और उसकी जाहिरा हम चीज देख लिया है। हमने इलेक्शन देखा, इमरान ने जीत लिया, पीटीआई ने जीत लिया। हमने ये भी देख लिया कि फौज से नफरत, आसिम मुनीर से नफरत, जर्नैलों से नफरत, वर्दी पहन के नहीं जा सकते, अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते रैंक के साथ, जजों से नफरत, निजाम से नफरत पूरी हो गई है। इसका अमली जामा जो है वो सिर्फ तभी होता है जब सड़कों पे लोग निकलते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि वो स्टेज कब आएगी इसमें कि लोग सड़कों पे निकल के और इन लोगों को जो है इंसाफ के कटहरों में लाके खड़ा करें। मैं समझता हूं सर वो स्टेज बड़ी करीब है, और ये इस तरह के ये जो इकदामात ये ले रहे हैं ये लोग, ये उनको फैसिलिटेट करेगा उस सारी मूवमेंट को। देखें राइट नाउ अभी भी आप देखते हैं, आप तो वहां से ज्यादा इसमें ये चीजों को आपके पास ज्यादा पहुंचती है इंफॉर्मेशन, बट आप कॉन्स्टेंटली आजकल आप क्लिप्स देखते हैं जहां किसी फौजी, मैं कह रहा हूँ पुलिस वाले या फौजी होते हैं शायद उन्हीं की वर्दियों में, कि वो वहां पे कई लोगों में जाके उनको रोकने की कोशिश करते हैं। या किसी को मैंने कल देखा, किसी एक पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा और वो लोगों ने उसकी पिटाई कर दी पकड़ के पुलिस वाले की, यू नो। और कई जगह पे आपने देखा है कि जहां वो लोगों को डराने के लिए आए हैं और लोगों ने उनको दौड़ा दिया, वहां से उनके पीछे भागे और उनको वहां से निकलना पड़ा। तो ये वहां पे वो स्टेज उस मुल्क में आ रही है कि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता इन सिक्योरिटी एजेंसीज का खौफ खत्म हो रहा है। वो जो एक खौफ भी कह ले और एक रिस्पेक्ट थी, वो खत्म हो रही है। अब लोग इतने तंग हैं और वो जब देखते हैं इस तरह की हरकत, तो दे आर विलिंग टू टेक थिंग्स इन देयर ओन हैंड। और जब वो अपने हाथ में लेंगे तो सर बात फिर आगे बढ़ेगी। और बात फिर ना सिर्फ ये जो कहते हैं, हम अभी तक तो कहते हैं कि जिसको कि क्या, व्हाट्स द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, के रेजिस्टेंस हमारी पीसफुल है, पुरअमन है, फिर ये पुरअमन नहीं रहेगी। ये बड़ी तेजी से उस तरफ बातें जा रही हैं कि ये पुरअमन नहीं रहेगी। और खास तौर पे आप केपी को, उस सूबे को आप जिस तरफ लेके जा रहे हो और जिस तरह आप उस सूबे के चीफ मिनिस्टर को कर रहे हो, डिग्रेड कर रहे हो,
the consequences can be very bad for that. ठीक। अच्छा सर, मैं ना इसी को जरा आप आगे बढ़ाना चाहता हूँ बात। ये जिनकी हम आपको ये अभी दिखा रहे हैं तस्वीर, ठीक है ना, इन साहब ने बिल्कुल अनएम्बिगुअस, मतलब बगैर किसी शको शुबा के, जब डॉक्टर उज़्मा ने अपना बयान दिया, और उससे पहले भी दिया, पहले खान साहब ने कहा या आज़ादी या मौत, उसके बाद क्या कि आपके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप जो है इस निज़ाम के खिलाफ जो है खड़े हो जाए। फिर लास्ट मीटिंग में कहा कि ये कानून और आइन इस मुल्क में राइज नहीं है, ये सिर्फ इस्तेमाल तब करते हैं जब पीटीआई आती है, वरना नहीं है। तो अगर कानून और आइन नहीं है तो आपको खुद फैसला करना है कि आपने इस निज़ाम को तोड़ना है, ख़त्म करना है, या इसके नीचे गुलाम के तरीके। तो खान ने तो कॉल दे दी है, ठीक है ना सर। ये मैं व्हाट आई वांट टू से इज कि लोग कहते हैं ना खान ने कॉल नहीं दी, खान ने तो कॉल दे दी है, एक दफा नहीं दी उसने को। लेकिन हमें उस मूवमेंट को मुतहर्रिक होते हुए नजर नहीं आ रही। और मैं आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट कि वो भी टाइम आएगा। मेरा सर एक सवाल आपसे ये है कि अगर सुहेल अफरीदी जो है वो उस रास्ते पे चले जो कि इमरान कह रहा है कि फ्रंट फुट पे खेले, तो इससे बड़ा खतरा आसिम मुनीर और इस निज़ाम को नहीं है कि केपी के नौजवानों के साथ सुहेल अफरीदी के क़यादत में एक मूवमेंट का आगाज हो जो कि फिर पूरे मुल्क में फैले, ठीक है ना सर? यस। अगर ये बात सही है और ये ऐसी मूवमेंट चलाने में सुहेल अफरीदी कामयाब हो जाता है, तो आसिम मुनीर सुहेल अफरीदी को छोड़ेगा नहीं। ये भी मेरा एक कंक्लूजन है, ठीक है। लेकिन अगर हम आज सुहेल अफरीदी को देखते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भी रहता है, बयान भी बड़े जबरदस्त होते हैं, जल्द से जुलूस भी निकलते हैं, लेकिन वो उससे कोई खतरे वाली घंटी नहीं बजती आसिम मुनीर के लिए। तो अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं, मैं अभी कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, मेरा कंक्लूजन ये होगा, मेरी असेसमेंट ये होगी कि सुहेल अफरीदी को इन्होंने किसी ना किसी तरीके से काबू कर लिया है, वो कॉम्प्रोमाइज काबू कर लिया कि भाई ठीक है, इस हद तक तुम जो है कर सकते हो, इस हद से आगे नहीं जाओगे। लेकिन अगर ये काबू नहीं आया सुहेल अफरीदी इनके, तो या तो सुहेल अफरीदी इस मूवमेंट की क़यादत करके पाकिस्तान के अंदर बाकी सूबों के अंदर भी मुतहर्रिक करके ये मूवमेंट चल पड़ेगी, या सुहेल अफरीदी को ये केपी की चीफ मिनिस्टरशिप से हटा देंगे, गवर्नर रूल लगा देंगे, जो भी इन्होंने करना कर देंगे। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। व्हाट्स योर व्यू? सर देखिए, मैं आपको पता ही है मेरा पुराना ताल्लुक, जब हमारे प्रीवियस सीएम होते थे गंडापुर साहब, मेरा उनसे भी पुराना ताल्लुक है, मैं उनको भी डिफेंड किया करता था। बट आई हैड माई ओन रीजंस। शायद इन द लॉन्ग रन हमें पता लगेगा कि क्या वजूहात क्यों था। बट एनीवे, कमिंग टू सुहेल अफरीदी, देखिए खान साहब ने एक चॉइस उन्होंने यूज की। उनकी विजडम में उन्होंने सोचा कि इसको एक नया शख्स लाए, और वो भी एक यूथ में से एक शख्स को लेके आए। उनकी हिस्ट्री भी उनको पता थी कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या उन्होंने मूवमेंट में काम किया हुआ है। सो ही हैज अ सर्टेन कॉन्फिडेंस इन सुहेल अफरीदी। और सुहेल अफरीदी को मैं दाद दूंगा सर, वो जिस दिन से बने हैं उन्होंने कोई भी रैश एक्शन नहीं लिया अभी तक। बहुत लोगों की ख्वाहिश थी कि वो आते ही तबाही मचा दें, बस एकदम धावा बोल दें इस्लामाबाद पे और अडयाला पे। और आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने बड़ी एक समझदारी के साथ अभी तक जितने वो एक्शंस लिए हैं, जब वो वहां जाते भी हैं इस्लामाबाद में, वो विद इन द रूल्स रह के काम करते हैं, और उसके बाद जो बयानात भी देते हैं बड़े सोच समझ के वो ये बयानात देते हैं। उनकी फॉलोइंग सर बहुत बड़ी है, बहुत जबरदस्त है, नॉट ओनली इन केपी बस सारे पाकिस्तान में है। और लोग उनको देख रहे हैं एज द फ्यूचर लीडरशिप ऑफ पीटीआई। मैं जब फ्यूचर लीडरशिप कहता हूं तो मैं जो हमारी यंगर इंशाल्लाह इन द आगे की लीडरशिप है उसमें वो लोग हैं। ठीक। तो अब कमिंग टू द क्वेश्चन कि अभी तक उन्होंने क्या वो कर सकते हैं या नहीं। देखिए, वो बड़ी एक एक करके वो स्टेप ले रहे हैं।
उन्होंने अब ये 7 तारीख को जो जलसा है पेशावर का, मेरा ख्याल बड़ा ये भी एक स्टेप होगा। इसमें दुनिया कितनी आएगी, किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा, क्या पैगाम वहां पे दिया जाएगा। और जहां तक बात आती है ना, आपने कहा उनको मैनेज करने की या उनको रोकने की, तो सर क्या करेंगे? गवर्नर रूल लगा देंगे, यही मैक्सिमम कर सकते हैं ना। तो कि उनको हटा के गवर्नर रूल लगा देंगे। तो वो तो मेरा ख्याल है कि खान ने भी कह दिया है, सुहेल अफरीदी ने भी कह दिया है कि कल नहीं आज लगाओ। लगा के तो देखो होता क्या है उस प्रोविंस में। आप ये सर, वो बड़े 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं पीटीआई और इमरान खान के, केपी के लोग। वो कोई आपके गवर्नर रूल से घबराएं या डरेंगे नहीं। और अगर आप इस तरह का कोई स्टेप लेंगे तो ये बात एक और लेवल पे चली जाएगी। और जब मैं कहता हूं एक और लेवल पे चली जाएगी, तो सर वो फिर आर्म रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएगी। हम नहीं चाहते कि ये बात वहां पे जाए। केपी की हिस्ट्री सबको पता है, कबायली इलाके हैं वो। किसी की बात जब तक उनको समझाई ना जाए वो मानते नहीं है। उनके अपने रूल्स हैं, उनके मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं। और अगर आप उनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट और उनकी लीडरशिप को हटाएंगे बगैर उनकी मर्जी के, तो रेजिस्टेंस तो होगी फिर, और जबरदस्त रेजिस्टेंस होगी केपी में। और वही रेजिस्टेंस फिर इंशाल्लाह, वही रेजिस्टेंस फिर सारे पाकिस्तान में फैलेगी। तो इस आपकी बात से मुझे समझ ये आ रहा है कि सुहेल अफरीदी जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और सुहेल अफरीदी ये मुहिम लेके चलता रहेगा। और सुहेल अफरीदी को अगर इन्होंने रोका, सीएम से हटा दिया, इसको गवर्नर रूल लगा दिया, तो बहुत खतरनाक तरफ ये रेजिस्टेंस का रुख मुड़ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आर्म्ड रेजिस्टेंस में हथियारों से लोग फिर शुरू कर दें। और उसके अंदर सर सबसे ज्यादा जो मेरी नजर में खौफ और ज्यादा है वो ये है कि फिर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इस्लामिक जो ग्रुप ऑफ खुरासान, हिंदुस्तान के एजेंट, अफगानिस्तान के एजेंट, ये भी इसमें कूद पड़ेंगे। जो हम बहुत अरसे से बातें कर रहे हैं कि फिर आपको यही नहीं पता होगा कि जो हकीकी आजादी के लिए लोग जो लड़ रहे हैं वो कौन है, और पाकिस्तान के दुश्मन इसमें शामिल होके करें। तो ये बहुत खतरनाक है, ये किसी के लिए ठीक नहीं। एग्जैक्टली सर, यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये फिर जैसे आपने ये सब नाम लिए, ये लोग इस सिचुएशन से फायदा उठाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, बिल्कुल उसको एक्सप्लॉइट करेंगे इस सिचुएशन को। और लाइक यू सेड कि फिर कौन उसको आइडेंटिफाई करेगा कि किसने क्या किया। यू आर लुकिंग एट केओस, और खाना जंगी और अफरा तफरी। और ये क्या, बाय द वे सर, ये आग फिर सिर्फ केपी तक नहीं कन्फाइन रहेगी। ये आग ये आएगी, बलोचिस्तान से भी आएगी, केपी से भी आएगी, ये पिंडी भी आएगी, इस्लामाबाद भी आएगी, लाहौर भी आएगी, ये कराची भी आएगी, ये सिंध भी, हर जगह आएगी। फिर रुके कहते रहे, एक दफा झाका खुल गया ना कि यार उन लोगों ने तो हथियार उठा लिए, चलो जी हम भी हथियार उठा लें। और फिर आपको कुछ नहीं पता कि इसमें तकरीबकार कौन है और हकीकी मुजाहिद कौन है। अच्छा, और दूसरा पहलू जो है वो ये है कि अगर, और अल्लाह करे मेरी बात गलत, कि अगर किसी तरीके से इन्होंने सुहेल अफरीदी को कॉम्प्रोमाइज करवा लिया, काबू कर लिया, मैनेज कर लिया, जिस तरह गंडापुर को किया, तो फिर हम देखेंगे दो चीजें हमें नजर आएंगी कि सुहेल अफरीदी चीफ मिनिस्टर ही रहेगा और मूवमेंट के अंदर कोई जान भी नहीं आएगी। और इसी तरह धुआंधार तकरीरें होंगी, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, धुआंधार जलसे होंगे, लेकिन उससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। ये हमारे लिए जो कहते हैं ना, ये हमारे लिए वो है एविडेंस होगा। अगर सुहेल अफरीदी वाकई इमरान खान के कहने पर वो कर रहा है, तो आप इस मूवमेंट को बढ़ते देखेंगे और इसके अंदर बड़ी जान देखेंगे। और आप आसिम की तरफ से उसको कुचलने की भी आप चीजें देखेंगी, गोलियां चलेंगी, लोग मरेंगे, अरेस्ट होंगे, कत्लो गारत होगा, अगवा होंगे लोग। तो पता है कि यार मूवमेंट सुहेल अफरीदी हार नहीं मान। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हुआ तो मेरा अफसोस से कहता हूं, फिर इसका मतलब है कि हवा जो है दूसरी तरफ चल पड़ी। बिल्कुल, देखें ये तो ऑब्वियस है,
कोई भी जो जरा सा भी जी शऊर शख्स है वो ये तो बिल्कुल थोड़ी देर इंतजार के बाद सोचेगा कि अब बात कहाँ फंसी हुई है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, और बढ़ेगी। हैदर भाई, बार बार मैं समझता हूं जो सबसे एक्सप्लोसिव इस वक्त सिचुएशन है, जो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, जिसका कि इन सबको ख्याल रखना चाहिए, वो है कि आपने एक सूबे को आइसोलेट करना शुरू कर दिया है। मत कीजिएगा ये काम, मत कीजिएगा। आप पहले ये करके देख चुके हैं, आपने ये एक्सपेरिमेंट कर लिया है पहले एक दफा, और आप बुरी तरह फेल हो चुके हैं उस एक्सपेरिमेंट में। फॉर गॉड सेक, आपकी मिन्नत कर रहा हूं मैं, मेरे जैसा शख्स आपसे, कि ये एक्सपेरिमेंट फिर ना करें आप, क्योंकि ये बहुत खतरनाक एक्सपेरिमेंट है। मतलब ये जितनी एफसी इस्तेमाल कर लें, रेंजर इस्तेमाल कर लें, पुलिस कर लें, फौज कर लें, अगर रेजिस्टेंस होगी तो फिर तो मतलब के केपी क्या ये अपना घर नहीं बचा सकेंगे सर, आप सही फरमा रहे हैं। और ये पर मैं आप कभी कभी किसी सर एक सर्टन कौम के खिलाफ जब आप एक्शंस शुरू कर देते हैं तो आप फिर देयर इज नो गोइंग बैक, आप फिर फंस जाते हैं उस क्वागमायर में। तो मैं समझता हूं, और मैं अभी भी, मेरी पूरी उम्मीद है कि सोहेल अफरीदी इंशाल्लाह विल लीड दिस, हमारी जो रेवोल्यूशन है इसको, क्योंकि उसके साथ कौम की यूथ है, उसके साथ हमारे, देखिए असल मेरे जैसे आपके जैसे लोग सर अब क्या करेंगे, हमने कहां से कोई डंडे उठा के कोई लड़ाई तो नहीं करनी है ना, हम तो बातें ही कर सकते हैं। असल तो जो रेवोल्यूशन लानी है वो कौम के यंग लोगों ने, यूथ ने, जो आम से आदमी सड़क पे है, जो बेचारा इस वक्त अपना फ्यूचर देख रहा है और उसके सामने कुछ उसको अंधेरा नजर आ रहा है, वो लाएगा चेंज, और इंशाल्लाह वो बिल्कुल लाएगा पाकिस्तान में। आज की इस दिन के बाद तो मैं समझता हूँ वो वाला वो प्रोसेस जो है वो बहुत तेज हो जाएगा। अच्छा सर, क्विकली जो इन्होंने ये डिसॉल्व की है अपनी कोर कमेटी खान साहब ने, इसका क्या असर होगा और इसकी क्या डेवलपमेंट है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर कोई मैं समझ लीजिए कि एक इंटरनल सा मैटर है, कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज्यादा उसके कोई बड़ा कोई कॉन्सिक्वेंस है, क्योंकि एक्चुअली हो क्या गया था, मैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं भी मेंबर था उसका, कमेटी का, कोर कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। पॉलिटिकल कमेटी ओरिजिनली जब खान साहब ने बनाई थी तो उसमें सिर्फ 18 या 20 लोग थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें लोग ऐड होते गए, तो वो कुछ उसका नंबर काफी बढ़ गया, वो बहुत बड़ी हो गई, और बड़ी होने की वजह से उसमें कुछ फैसले नहीं होते थे, लोग अटेंड नहीं करते थे मीटिंग्स में पूरी तरह, कोरम पूरा नहीं होता था, तो इसलिए इट वाज बिकमिंग अ बॉडी जिसमें सिर्फ गुफ्तगू होती थी और कोई फैसले नहीं हो रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने सोचा कि ये बेस्ट है कि इसको छोड़ के, और अब ये नहीं कि ये कमेटी बिल्कुल खत्म हो गई है, उन्होंने जो मैंडेट दिया है सलमान अकरम राजा साहब को कि उसको रीफॉर्मुलेट करेंगे वो, और एक छोटी कमेटी बनेगी जिसमें जो इफेक्टिव लोग हैं वो उस कमेटी में बैठे ताकि वो फैसले कर सके, ये सिर्फ डिबेटिंग क्लब ना बने, इट शुड टेक डिसीजंस। और वो और इंशाल्लाह अभी चंद दिनों में आप देखेंगे कि एक नई कमेटी का नाम आएगा जिसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ 12 से 15 लोग होंगे, और वो जो की प्लेयर्स हैं, जो ऑफिशियल पोजीशन होल्डर्स हैं पार्टी के, वो उसमें होंगे। आप होंगे? आई आई डाउट इट, क्योंकि क्यों? मैं तो ओवरसीज में हूं सर, ये तो लोकल मामला है, बट देन अगेन इट्स अप टू द सेक्रेटरी जनरल कि वो किन किन को आपका समझते होना हैं। तो बहुत जरूरी है सर, पाकिस्तान के बाहर तो तमाम पार्टी के मामलात आप संभालते हैं। सर बिल्कुल, मैं समझता हूं कि आई कैन कंट्रीब्यूट, तो अगर वो समझेंगे कि मेरी जरूरत है तो जरूर रखेंगे, नहीं भी रखेंगे तो आई एम देयर, डजंट मैटर। ठीक। अच्छा सर, अगला एयरमैन आसिम मुनीर का नोटिफिकेशन आ गया है जी, और नोटिफिकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आई नो आप क्यों सर हिला रहे, लेकिन मैं एक्चुअली दिखाता हूँ जो पहला नोटिफिकेशन आया, ये हम जो देख रहे हैं ना सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला नोटिफिकेशन आया था या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट से, ठीक है सर। या उन्होंने कहा जी मैं आसिम मुनीर को, एयरमैन को कहता हूँ कि मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने पहले तो कहा जी अप्रूव हो गया CD है 5 साल के लिए, और जो बहुत ही करप्ट जमाने का करप्ट एयर चीफ है, ये अनवर शमीम से भी शायद आगे नंबर का करप्ट है, और ये भी, इसकी भी जरूरत, अखलाकियात में काफ़ी कमजोरियां हैं।
उसको भी उन्होंने एक्सटेंशन दे दी है 2 साल की। ये जो उन्होंने पोस्ट की है ना सर कि जी समरी पे अप्रूव कर दिया है, उसमें तारीख नहीं डाली, ये देखे खाली है नीचे। यस, ये प्रेसिडेंट हाउस ने रिलीज किया है। या अच्छा, बाद में इन्होंने 4 तारीख डाल दी, लेकिन ये जो है ना सर, इन्होंने नहीं डाली। पहले तो ये बताएं कि ये तारीख क्यों नहीं डाली, फिर हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि इसके इर्द गिर्द की क्या सिचुएशन। सर, तारीख की तो अगर मेरे से पूछे तो मैं समझता हूँ कि ये पहले से उन्होंने साइन करा के अपने पास रखा हुआ था। कुछ लोगों ने जो ये रिलीज करते हैं ये चीजें कि जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम उस दिन इसको जारी कर देंगे, तो वो आखिरी मोमेंट पे उनको याद नहीं रहा कि इस पे तारीख डालनी भी होती है। बगैर तारीख के ही उन्होंने, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ गया था कि लोग मांग रहे थे कि जी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने कहा हमारे पास पड़ा तो है ये एक नोटिफिकेशन, इसको निकाल दो भाई, दुनिया को दिखा दो कि हमने कर लिया ये काम, ये किला भी हमने फतह कर लिया। लेकिन मैं हैदर भाई, आप एक बहुत एक मेरे से तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे आप तनकीद करते हैं आसिम मुनीर पे। मैं थोड़ी सी बात उसकी एक देखें, जब किसी शख्स को आप इतनी पावर दे देते हैं तो आपको उसकी पर्सनैलिटी पे भी थोड़ा देखना पड़ता है कि ये आप किसको दे रहे हैं ये पावर, और ये कल को इस पावर को क्या करेगा ये शख्स। ये वो शख्स है जिसने के पहले इलीगली वो चीफ बना ऑफ आर्मी स्टाफ आफ्टर रिटायरमेंट, ही वाज ऑलरेडी रिटायर्ड, और उसको लाया गया। उसके बाद उन्होंने फैसला किया एक दिन कि जी मुझे एक और ओहदा चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद उनको एक ख्याल आया कि नहीं, अभी ये भी काफी नहीं है, मुझे इससे भी बड़ा एक ओहदा और चाहिए। तो उन्होंने अपने आप को अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस डिक्लेयर कर दिया। अब अल्लाह ना करे कि ये और कौन सा कोई ओहदा बाकी रह गया है जो ये अपने आप को डिक्लेयर करेंगे। अब अपने आप को कायदे आजम डिक्लेयर कर दें, मेरा ख्याल एक दिन नोटिफिकेशन निकाल दें कि भाई हम आज के बाद आसिम मुनीर जो है वो इस कायदे आजम के मुकाम पे पहुंच गया है। तो उस आदमी की एम्बिशन और उस आदमी की लालच जो है उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, और वो रुकेगा नहीं। मैं आज ये प्रिडिक्शन कर रहा हूं आपको कि ये रुकेगा नहीं, ये इस ओहदे पे नहीं रुकेगा, ये भी इससे ज्यादा और भी मांगेगा और लेगा या कोशिश करेगा लेने की। सर इसका तो ही वांट्स टू बी प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट छोड़ दे, आप ओहदे को छोड़ दे, ये चाहता है कि इसके पास मुकम्मल मुल्क पर कंट्रोल हो। पहले इसका इरादा था, ये समझता था कि मैं अगर मुल्क का डिक्टेटर बन जाऊं, जैसे मोहम्मद बिन सलमान या चाइनीज जो प्रेसिडेंट होता है, पता चाइनीज प्रेसिडेंट डिक्टेटर तो नहीं होता है, लेकिन उसके बाद ताकत बहुत होती है। तो मैं इस मुल्क को के अंदर जी ये बड़े सारे जलील हैं, ये सियासतदान हैं, ये मुझे लोग शुरू में खबरें बताते थे। अच्छा है तो ज़हनी मरीज। सर बाय द वे, ये जब रिजेक्ट हुआ था आईसीएसपी से 2 दफा, ये तीसरी दफा ओटीएस में सिलेक्ट हुआ था। इसकी जो रिजेक्शन की वजह थी कि ये साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, ये ज़हनी तौर पर बैलेंस्ड आदमी नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट किया जाता है पाकिस्तान आर्मी में अफसर भर्ती करने के लिए। अब वो ओटीएस के स्टैंडर्ड्स कम थे, उसलिए उन्होंने कहा था ये मेजर तक रैंक रहेगा, तो ये वहां से घुस के आ गया। सारे अफसर कहते हैं कि ये इस किस्म का झूठ है। एनीवे, तो ये साइकोलॉजिकल मरीज ये बनना चाहता है, अब ये बनना चाहता है डिक्टेटर। अब इसलिए नहीं कि ये समझता है कि मैं, अगर इसके जहन में कभी था कि जी मैं कोई 100 अरब डॉलर लेके आऊंगा, ये इसलिए बनना चाहता है कि अब तो इसको अपनी जिंदगी का खतरा है कि मैं अगर ना रहा तो मुझे तो ये लटका देंगे, मुझे तो ये उड़ा देंगे, मुझे तो ये फारिग कर देंगे, मुझे तो ये फड़का देंगे, खड़का देंगे। अब भी इट इज प्योर फिजिकल सर्वाइवल, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ये पूरे मुल्क को दाई लगा देगा, और ये रुकेगा नहीं जब तक ये समझेगा कि मैं मुकम्मल महफूज हूँ। मुकम्मल महफूज कोई नहीं होता, ठीक है ना? आई मीन लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ रहते हो आप क्या आपने 2-4 किताबें नहीं पढ़ी? क्या आपने हिस्ट्री नहीं देखी दुनिया की? मतलब हिटलर से बड़ा डिक्टेटर और कौन था? किसके पास कितनी पावर थी उसके पास? कैसे वो मैनेज करता था? क्या हाल हुआ उस आदमी का, उस शख्स का?
लोगों को पता नहीं क्यों, अब मैं ये अब आई एम नॉट गोइंग इन द पुरानी हिस्ट्री में, मैं आजकल की हिस्ट्री की ये बात कर रहा हूं कि लोगों को क्यों समझ नहीं आती कि आप इस तरह के लॉज पास करा के, आप इस तरह के ओहदे लेके, तो कोई अपने आप को आप सिक्योरिटी नहीं दे रहे हो। आप सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हो दुनिया के आगे कि मैं एक बहुत इनसिक्योर आदमी हूं और मैं कुछ भी कर जाऊंगा अपनी जान बचाने के लिए। एंड इन द मीन टाइम, और इस प्रोसेस में मैं एक पूरी कौम को, एक पूरे मुल्क को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दूंगा। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। कंप्लीटली। और सर ये इसलिए मैं बार बार निज़ाम की बात करता हूँ ना, मैं आसिम को तो मैं एक निज़ाम का एक सिंबल समझता हूँ ना, इस फौज की तबाही का सिंबल समझता हूँ, इस निज़ाम की तबाही का सिंबल समझता हूँ, इस फौज के अंदर जो मेरिट की तबाही हुई है, जो भी अंग्रेजों टाइप की फौज की सोच थी, ये उसके अंदर एक छोटा मोटा मेरिट का फिर भी सिलसिला शुरू में होता था, लेकिन वो खत्म हो गया। बट आई वांट टू मूव फॉरवर्ड ऑन दिस कि अब आसिम की ये नोटिफिकेशन आ गई है, ठीक है, और इस नोटिफिकेशन के अंदर इसको 5 साल मिल गए, सिद्धू को 2 साल मिल गए। सिद्धू का 2 साल मिलना इंटरेस्टिंग है, ये क्यों इसको रखा हुआ है नवाज ने, वो कुछ चाल चलेगा। अच्छा, ये भी अब चाल चलने के लिए तैयार है तो सर ये बड़ा जलील हुआ, नंगा हो गया, बड़ी इसकी बेइज्जती हुई, कमजोर हो गया, कमजोर नजर भी आता है, कमजोर है भी, खौफ ज्यादा भी नजर आता है, खौफ है भी, लेकिन गुस्सा भी इसको बहुत है, और ये बदला पूरी कोशिश करेगा नवाज शरीफ और जरदारी से लेने के लिए। पता नहीं जरदारी का इसमें क्या गेम है, लेकिन जरदारी मिला हुआ था नवाज शरीफ से, जो नोटिफिकेशन रोकी भी हो, या इसने कहा होगा जी मैं तो मजबूर हूं, मेरे पास तो समरी आई नहीं है, लेकिन हमने देख लिया कि तारीख नहीं थी, इसका मतलब है समरी शायद आई भी होगी, साइन नहीं किया होगा, नवाज ने कहा होगा अभी मत करी, जब मैं कहूंगा साइन करी। सो ये बदला जरूर लेगा। और नवाज शरीफ के पास क्या गिदड़ सिंगी है कि ये इस आदमी को रोक सकता है, दैट इज द क्वेश्चन सर। वो बिल्कुल है। मैं सर, इससे पहले कि हम उस क्वेश्चन को एड्रेस करें, मैं एक बात मैं जरूर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से भी मैं जरूर क्लियर करना चाहूंगा। वो पंजाबी में हम एक जुमला यूज करते हैं, ख्वाजे दा गुआ डड्डू। आपने सुना होगा, बहुत हम पंजाबी कहते हैं कि जब कोई इस तरह की बात होती है, तो ये जो हो रही है ना नोटिफिकेशन, मैं तो इसको इसी तरह देखता हूं कि ये कौन सी पार्लियामेंट है जो ये लॉज पास कर रही है, ये कौन सी पार्लियामेंट है जो प्राइम मिनिस्टर बना रही है, ये कौन सी पार्लियामेंट है, ये तो सारे के सारे इलीगल हैं। ठीक है, वो तो हमें पता है। इनकी गवाही को कौन मानेगा इन द फ्यूचर? कौन मानेगा कि ये जो लॉज आपने पास किए हैं और आपने ये अमेंडमेंट करके और आपने ये नोटिफिकेशन दिया, ये लीगल है? टोटली इलीगल है सारा कुछ। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये सब ढांचा गिरेगा जमीन के ऊपर। तो पहले तो हम तो ऐसी नोटिफिकेशंस को ना कोई क्रेडिबिलिटी देंगे और ना ही इसको मानेंगे कि ये लीगल है ये नोटिफिकेशन। दीज आर ऑल गिवन बाय अ पार्लियामेंट जो कि अनइलेक्टेड पार्लियामेंट है। बिल्कुल, पूरा निजाम ही जिसमें इमरान ने कह दिया ना, ना कानून ना आइन ना निजाम, तो आपने अच्छा सर ये जो है ना वो अमेंडेड बाद में उन्होंने 4 तारीख लिख के बताया। अब ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट इसलिए है बरकी साहब कि बाय ऑल द लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तमाम कवायद जवाब, तमाम प्रोसीजर, रूल, पॉलिसी, रेगुलेशन, तमाम चीजों के तहत आसिम मुनीर 28 नवंबर को रिटायर हो चुका है। 29 नवंबर को वो गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पर जबरन वर्दी पहन के ओहदे पे बैठा रहा है। 4 तारीख को उसकी एक नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। उसकी वो नोटिफिकेशन जारी नहीं की जाती कि जी हमने ये रिटायर्ड हो गया था, हमने इसको वापस एम्प्लॉय किया। ये भी हो सकता था, हमने इसको वापस एम्प्लॉय किया, वापस नौकरी दी है फौज के अंदर, और ये इस की वजह से हमने इसको अब जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किया। फील्ड मार्शल ये पहले से जरूर था, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं था। हमने इसको 4 तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे पे वापस तैनात करके उसके साथ साथ इसको चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बनाया। ये तो ठीक होता कानूनी तौर पर है, उस 5 दिन को कवर करने के लिए। ये बहुत जरूरी है सर, ये बहुत जरूरी है जो मैं बात कर रहा हूँ। यस, अगर इनमें, लेकिन
ना नवाज ने किया, ना आजम तारड़ ने ये किया। उन्होंने जानबूझकर ये 5 दिन का जो है ना, ये तलवार लटकाई है इसको, आप जो उसमें कि कभी ना कभी आसिम हम्म, मुनीर के गर्दन पे ऐसी धारी चलेगी। व्हाट्स योर यस व्यू ऑन दिस? सर, बिल्कुल है। देखिए, ऑब्वियसली देवर प्रॉब्लम्स तो थे ये जो, वरना तो अगर सब ऑन एक ही पेज पे सभी लोग होते, जिस तरह इन्होंने 27वीं अमेंडमेंट पास करा ली, 26वीं पास करा ली, जबरदस्ती लोगों को ला के उनसे जो चाहा, टू द एक्सटेंट के हमारे जो जजेस थे वो भी मिल गए इनके साथ, सब कुछ इन्होंने कर लिया। तो ये 4-5 दिन डिले क्यों हुआ? कोई तो प्रॉब्लम थी, कहीं तो प्रॉब्लम थी आपस में इनकी। देर वॉज सम मिसअंडरस्टैंडिंग, या कोई आपस में कोई डील बन रही थी कि जी हम इस तरह कर लेंगे तो ये होगा। एक तो बड़ा क्लियर है मैसेज, जो मैं समझता हूं कि शहबाज और नवाज शरीफ एंड ऑल दीज जोकर्स सिटिंग इन गवर्नमेंट, उनको बिल्कुल ये इस बात का उनको उनको होना चाहिए, यकीन होना चाहिए इस बात का कि जितनी पावर इन्होंने इस शख्स को अब दे दी है, कल को क्या वो इनको इनकी पोजीशंस पे रहने देगा? सर सवाल ही नहीं पैदा होता, और इसका चलेगा, इसीलिए वो पिछला सवाल हमने अधूरा रह गया कि ये इनको कैसे ठीक करेगा, और उनके पास क्या चीज है कि ये इनके ऊपर वार ना करे। मैं आई थिंक सर, बड़ा ये इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है, जिसको कि हम भी सारे बड़ी देर से ढूंढ रहे हैं। ये जब से वो लंदन प्लान शुरू हुआ था, जब ये नवाज शरीफ को मिलने गया था वहां पे, और वहां पे बैठ के इनकी डील हुई थी लंदन में, तो तब से ये सवाल सबके जहनों में है कि इन दोनों को व्हाट हैव दे गॉट ऑन वन अनदर। मैं एक का नहीं कहूंगा, दोनों को दे हैव समथिंग ऑन वन अनदर, जहां इन्होंने बैठ के आपस में ये डील की है कि हम इस तरह इस कौम को बेवकूफ बना सकते हैं और इस तरह हम हमेशा के लिए हुकूमत में रह सकते हैं। तो लेकिन इनसिक्योरिटी है। देखिए, एक एक धोखा तो नवाज शरीफ के साथ पहले हुआ कि उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। ही ऑब्वियसली वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर, वो कोई शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनाना चाहता था। तो ये डिमांड अभी भी है ना सर, जो ये हमने भी, सुनी है कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, कहता है इमरान खान को एलिमिनेट कर दो, यस, 2/3 मुझे दिलवाओ, और डीजीआई भी मैं लगाऊंगा, वाइस चीफ भी मैं लगाऊंगा, नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो कमांडर है वो भी मैं लगाऊंगा। तो इसने तो बड़ी बड़ी बातें की, और ये भी कहा था शायद कि नदीम अंजुम को एनएसए लगाना चाहता है। तो सर अब ये ये जो ख्वाहिशात है ना, ये सारी की सारी ख्वाहिशात है ना, लेकिन ये पूरी तो नहीं होंगी और ना ही हुई हैं। तो देखा तो अगर जाए, अगर आप इसको प्रैक्टिकल नजरों से देखो, तो एक तरह से नवाज शरीफ एक दफा फिर ही गॉट डिफीटेड। ये सर लेकिन अभी देखते हैं कि जब ये नोटिफिकेशन की एक्चुअल वर्डिंग आएगी ना अपना उसके अंदर, गैजेट के अंदर, उससे शायद कुछ ज्यादा इंडिकेट आए। और अभी मैं भी खबरें ले रहा हूं कि अंदर क्या बातचीत चली है। आपको पता है कि शहबाज की और इसकी को 25-30 मिनट की एक प्राइवेट मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जब वो सदर आया हुआ था किर्गिस्तान का। उनको उन्होंने पता नहीं क्या कुछ लड्डू मड्डू खिलाने, लड्डू खिला दिए कि भाई तुम इधर बिजी रहो, ये इनकी होती रही। उसके बाद जो है वो मुलाकात हुई और अनाउंसमेंट आए। बट मुझे ये बताएं सर, ये इतनी कच्ची गोलियां तो नहीं खेलता ना नवाज शरीफ? या तो इसने खुद का हमला किया है, तो ये फिर अपनी अपनी जान से भी जाएगा, सियासत से भी जाएगा, बेटी भी इसकी फारिग, भाई भी इसका फारिग, इनकी हुकूमत भी फारिग, या वो सारे इसको बेच के छोड़ के और सारे के सारे जाके आसिम मुनीर के साथ मिल जाएंगे। दैट्स द अदर ऑप्शन। सर कुछ क्या ऑप्शन और क्या रह जाएगी अब इनके पास? आप देखें कि नोइंग, जैसे मैंने इसीलिए मैंने ये बात वहां से शुरू की थी, उस शख्स की पर्सनैलिटी से, कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है और वो इन सिचुएशंस में क्या करता है, ये शख्स क्या रिएक्ट करेगा। एक बात तो बड़ी पक्की है कि कोई सही हो या गलत हो, लेकिन ये एक इम्प्रेशन जरूर क्रिएट कर दिया गया है कि आसिम मुनीर was completely humiliated for 4 or 5 days। इसमें कोई शक नहीं है कि वो जितना अपनी ताकत बेइज्जती का उसने, बेइज्जती तो हुई है ना सर। वो तो नहीं कह सकते नहीं जी कोई बेइज्जती नहीं हुई। बेइज्जती तो ऐसी हुई जिस तरह मैंने हुई कहा है। कि कपड़े उतार के उल्टा लटका के नवाज शरीफ ने लोगों का कि मारो साले के।
अब पीछे। पता नहीं है नवाज शरीफ ने किया है या इंटरनली उनका कोई इशू है अपना। मेरा थोड़ा सा ये भी शक है कि नॉट नेसेसरीली कि ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं में इतनी जान है कि उन्होंने और ये किया है, यू नो। नोटिफिकेशन तो रोका है ना हुकूमत ने, ठीक यस, है। या, इसका मतलब और वो है शहबाज शरीफ। शहबाज यस, शरीफ अपने अर्दली है, वो तो नहीं रोक सकता। उसको अगर रुकवाया है तो या, नवाज शरीफ ने रुकवाया। हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल है, और इसके अंदर बहुत ज्यादा क्या सराहियां हो रही है। मेरे पास तो बहुत खबरें हैं कि फौज के अंदर से जर्नैलों ने आंख मार के आसिम इसको नवाज को कहा था पैजा। और ये भी सुनने में आ रहा है, जो हम अगली बात कर रहे हैं, कि अमेरिका की तरफ से भी एक आया है कि पैजा, कि या, अभी आदमी की हमें जरूरत नहीं है, अभी कोई नया तो किसी विच नए इज तवायफ को क्वाइट, ढूंढो। बिल्कुल सर, इट इज अ वेरी वैलिड पॉसिबिलिटी। मैं नहीं कह रहा हूं कि हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है। अमेरिकन उस वक्त तक एक शख्स को अपने साथ रखते हैं जब तक कि उनको नजर आता है कि वो उनके उसको वो यूज कर सकते हैं, और जब वो उसका फायदा नहीं है उनको तो दे विल चेंज दैट पर्सन राइट अवे। और कोई पता नहीं। और ये भी हमें मालूम है कि हमारे जो करंट डीजी आईएसआई हैं इनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ, सेंटकॉम के साथ, सीआईए के साथ बहुत अच्छे हैं। ही हैज आसिम अ मलिक की बात कर रहे मलिक का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है यहाँ पे अमेरिका के साथ। हैं। क्या उनको कोई मैसेजिंग इस तरह की हुई है कि उनको ये ये इम्प्रेशन दिया जाए कि यू कुड बी द नेक्स्ट पर्सन इन लाइन? हु ठीक। नोस, यू नो। ठीक है, तो तो फिर अमेरिका पे आ जाए सर। सर, या, अमेरिका में ये खाता है जी। हाँ जी, जी हाँ ये जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल आया है, मार्को जी हाँ, रूबियो को 44 कांग्रेसमैन ने देखा है। उन्होंने कहा जी है जी बहुत ज्यादा यहाँ जुल्म हो रहा है हमारे जो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं अमेरिका में, या, और बहुत इंसानी हकूक के हालात खराब है पाकिस्तान में। फौजी हुकूमत है शहबाज शरीफ की, जिसके पीछे फौज है, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर है। बड़ा खुल के पहले 3 और बहुत और बातें कर रहे हैं कि जी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है, फलाना हो रहा है। बहुत लोगों के खिलाफ किया गया। अहमद नुरानी का नाम लिया गया, नुरानी के नाम के बाद फिर सलमान का नाम लिया गया। और यस, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 2024 के इलेक्शन में बहुत बड़ी धांधली हुई, फ्रॉड हुआ है, और एक जाली इन्होंने सिविलियन हुकूमत बनाई है। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत प्रेशर डाला गया फौज का। किसी किस्म की आपको अदालतों से जो है इंसाफ की उम्मीद नहीं है पाकिस्तान में। सारे उन्होंने फैक्ट्स दिए हैं, रेफरेंसेस लगाए हैं। कब जो है अमेरिकन हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान की जो फौजी क़यादत है उसको जो है कटहरे में ला के खड़ा करे, उनके ऊपर वीज़ा बैन लगाए, उनके असासों को फ्रीज करे। और ये जिस तरीके से ये तबाही कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं, और आज़ादी उन्होंने अदालतों की रोकी है उसको ख़त्म करें, और इमरान खान को और बाकी जो सियासी कैदी उनको रिलीज करें। इस वक्त फिर उन्होंने 5 या 6 जो है डिमांड्स की हैं, 5 की हैं। एक तो कहा है कि जी आसिम मुनीर का बहुत कलीदी किरदार था इसमें, पाकिस्तान में जो तबाही हुई है। और हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट है मैरियो रूबियो का, वो ये मैग्निट्स्की सैंक्शंस लगाए, जिस पर यस, वीजा बैन होना चाहिए फौजी अफसरान पे। अब ये फौजी जितने अफसर है ना जो इसमें शामिल हैं, ये सारे कोर कमांडर, ये सारे लेफ्टिनेंट जनरल, ये मेजर जनरल, ये आईएसआई वाले, ये सब नोट करें, आपकी भी खैर नहीं। और मुनीर का नाम लेते हैं। फिर बताएं जी क्या क्या आप लोगों के यहाँ आप चीजों देखेंगे पाकिस्तान में होते हुए कि आप उसकी बेसिस पे सैंक्शन लगाएंगे। आपने क्या क्या, ये हुकूमत से बात कर रहे हैं अपनी कांग्रेस से, या, आपने क्या क्या रूबियो, स्टेप्स लिए हैं कि वो जो हमारे अमेरिकन में पाकिस्तानी ओरिजिन के सिटीजन हैं उनके खिलाफ जो ये धमकियां, हरासमेंट वगैरह है यहाँ पर, और उनके खानदान पाकिस्तान में, उसके खिलाफ क्या आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। और फिर कहा है कि भाई ये जर्नल जब मिला था वो खाना खाया ट्रंप ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान में, ये सियासी तबाही, बर्बादी, इतना रिप्रेशन, ये या, ह्यूमन राइट्स वायलेशन। और ये हमें फिर आखिर में बताएं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे करेगी कि ये जो मुनीर की और ये पाकिस्तान की जो फौज है जिस तरीके से ये काम कर रही है, ये हमारे जो असूल हैं जमहूरियत के,
इस्लामी हकूक के वो आगे बढ़ रहे हैं, हम कैसे इंश्योर करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है सर ये खत, और उसकी टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 3 तारीख को आया। लेकिन बाय द वे सर, आपके जो दोस्त हैं, वो क्या नाम है उसका, वो जैक बर्गमन, आपके उनके पाक पैक वालों के बड़े शहजादे, उनका नाम नहीं है इसके अंदर है। खैर, आई होप के आ जाएगा। अभी ये कंटिन्यूइंग है, हम इसको भी मैं एक दो बातें करूंगा पहले सर, बिफोर वी डिस्कस दिस। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सारी जो पाकिस्तान की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों पे काम करती हैं। मैं एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता, वी आर इट्स अ जॉइंट एफर्ट। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस मिलके ये सारे काम करती हैं। और मैं जो लोग हमारे पे कभी कुछ तनकीद भी आजकल करते हैं कि जी वो वहाँ पे बैठे अमेरिका में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं किया, तो उनको मैं ये बात बताऊंगा कि हम बहुत सी डींगे नहीं मारते, छलांगे नहीं मारते हैं, हम अपना काम चुपके से करते रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये 44 कांग्रेसमैन के सिग्नेचर लेना कोई आसान काम नहीं है। नहीं है, नहीं है। ये एक भी कांग्रेसमैन सिग्नेचर करने से पहले 10 दफा अपने स्टाफ को भेजता है चीज कि भाई इसको जरा देखो कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, मैं इसमें कोई फंस तो नहीं जाऊंगा। तो मैं सो this is a very very strong effort by the total, मैं तो कहूँगा the total अमेरिकन डायस्पोरा जो है हमारा यहाँ पे, और मैं उनको शुक्रिया भी अदा करता हूँ and I congratulate them कि उन्होंने ये काम किया। तो सबसे पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि ये वाले इस तरह के, जैसे आपने कहा, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों पे बड़ा वक्त लगता है, काम करना पड़ता है, लेकिन इनको रिलीज करना हमने तब होता है जबकि हमें पता हो कि पूरी तरह इसका इफेक्ट जो है वो अच्छा होगा हमारे केस के लिए। बड़ी हम कोशिश कर रहे हैं आजकल टू ब्रिंग प्रेशर टू दी वाइट हाउस, टू सेक्रेटरी रूबियो पे, कि आप ने ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट किया है पिछले चंद महीनों में कि आप एक फील्ड मार्शल को और एक अनइलेक्टेड इलीगल प्राइम मिनिस्टर की तारीफें करते हैं और आप अपनी सपोर्ट उनको दिखा रहे हैं, तो दैट इज नॉट व्हाट द पाकिस्तानी अमेरिकन पीपल अप्रिशिएट। और ये मैसेज बड़ा स्ट्रॉन्ग उनको बार बार दिया जा रहा है कि आपके ये जो एक्शंस हैं आर नॉट बीइंग लुक्ड एट नाइसली बाय द पाकिस्तानी अमेरिकन पीपल, और वो इसके मुतालिक बड़े नाखुश हैं। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट इज, ये बहुत जबरदस्त चीज है, और इसके साथ जुड़ी हुई है जो अगले साल नवंबर में इलेक्शंस होने हैं कांग्रेस में, और उसमें लोग कह रहे हैं कि जी डेमोक्रेट शायद वापस ये मेजॉरिटी में आ जाएं कांग्रेस में, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ अमेरिका की पॉलिसी में तब्दीली लाएं। मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, पाकिस्तान के ऊपर इनके, मेरा इस वक्त जो इमर्जिंग असेसमेंट है जिसके ऊपर मैं और बहुत लोग इस पे एग्री करते हैं, आपका मुझे नहीं पता, कि अमेरिका को एक ताकतवर जमहूरी आज़ाद पाकिस्तान नहीं चाहिए, उसको एक बहुत कमज़ोर पाकिस्तान चाहिए, बड़ा अनस्टेबल पाकिस्तान चाहिए। उनको एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर असासे ना हो, कि वो किसी तरीके से कभी भी खतरा ना बने, ना अमेरिका के लिए, ना इजराइल के लिए, ना ये जितने अमारात हैं और ये सऊदी अरेबिया, कतर, फलाना हो गया, ये ना हो, वेस्टर्न वर्ल्ड के ना हो। तो हमें बस इसके असासे ले लें उसके, हमें, और ये हमें इसलिए हम फौजी हुकूमतों को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आसिम मुनीर को सपोर्ट किया, इसलिए इमरान को नहीं आने देंगे। तो एक जगह ये असेसमेंट, दूसरी जगह ये 44 लोगों का खत बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिग्निफिकेंट है। आप क्या समझते हैं कि ये जो ब्रॉड मैंने एक व्यू दिया है अमेरिका का पाकिस्तान के लिए, कि इसको इन्होंने खत्म करना है, तबाह करना है, कमजोर करना है, कि इतनी अफरा तफरी हो कि चाइना भी अपनी गेम ना खेल सके पाकिस्तान के अंदर, जो फायदे, और ये हम बस इसी चक्कर में रहेंगे कि यार ये जो है ना, ये अमेरिकन शायद पाकिस्तान को एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान देखना पसंद करें। देखें, बहुत से कंक्लूजन्स तो हम इस पे निकाल सकते हैं, बट लेट मी लुक एट इट दिस वे। देखें, अमेरिका के दो पहलू हैं। एक द पॉलिटिकल अमेरिका, जो ये आप इस खत में देख रहे हैं, ये मेंबर्स ऑफ द हाउस जो कि कांग्रेस में बैठते हैं, सेनेट में बैठते हैं,
और ये लोग दावा है इनका कि ये अमेरिका के जो लॉज हैं उनको तरतीब देते हैं और दे आर द वंस हु मैनेज ऑल दीज थिंग्स। एक दूसरा अमेरिका है जिसको कि CIA, सेंटकॉम, ये वाले इदारे मैनेज करते हैं। दोनों का अपना अपना एक असर है, दोनों के फैसले जो हैं वो मुख्तलिफ भी होते हैं बहुत दफा, और उनको एक जगह पे लाना ये व्हाइट हाउस का काम होता है कि वो इनको दोनों को कहीं राजी करके तो इस तरह की पॉलिसी क्रिएट करे जिसमें कि इनका हाउस भी है वो भी राजी रहे और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी राजी रहे। अब पाकिस्तान के मामले में क्या हो रहा है, वी आर, जैसे आपने कहा, वी आर अ न्यूक्लियर नेशन, और वी आर अ न्यूक्लियर नेशन जो कि अब एस्टेब्लिश्ड है, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत दुनिया के वेस्टर्न ममालिक में भी, अमेरिका में भी, कि क्या हमने पाकिस्तान को किस तरह मैनेज करना है। मैं थोड़ा सा इस बात पे इख्तलाफ करता हूं कि मैं नहीं समझता हूं कि हम कभी भी ये देखेंगे या किसी की भी ये ख्वाहिश होगी, अमेरिका की भी इंक्लूडिंग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है कि आप पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कर दें, आप उनके असासे उनसे छीन लें या उनको ख़त्म कर दें। आजकल की दुनिया में ये करना बड़ा मुश्किल है। करना वो क्या चाहते हैं, आपको मैनेज करना, कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो मैनेज्ड हों बाय द US। दे कंट्रोल इन द सेंस के इनकी इजाजत के बगैर आप कोई भी कदम उठा नहीं सके, और इसलिए ये हमारी जो फौजी हुकूमतें हैं उनको तरजीह देते हैं। इसलिए ये आसिम मुनीर जैसे फेडरल फील्ड मार्शल सो कॉल्ड जो है उनकी तारीफें करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स की कमांड जो है वो इन लोगों के हाथ में है, वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल लोगों के हाथ में नहीं है। अच्छा जैसे कि सर, अमेरिका का न्यूक्लियर बटन इज इन द हैंड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द US, नॉट द कमांडर इन चीफ। अच्छा सर, ये बड़ी आपने वैसे जबरदस्त बात की है जो आपने कहा है ना कि अमेरिका चाहता है कि जॉइंट ओवरसाइट हो। इसका सर ये स्टेज्ड अप्रोच है जो मैं देख रहा हूँ। स्टेज अप्रोच ये है कि पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी जो है वो बड़ा एक रोबस्ट मैकेनिज्म था और है अभी तक, जब तक कि नेशनल कमांड अथॉरिटी का कमांडर नहीं अपॉइंट होता आसिम की कहने पर, और इसके अंडर और तमाम नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के न्यूक्लियर असासे जो हैं वो सारे के सारे उनके जो सरबराह हैं, नेवी का 3 स्टार होता है, एयरफोर्स का 2 स्टार होता है, फौज का 3 स्टार होता है, SPD वाला और आर्म फोर्सेस स्ट्रेटेजिक कमांड का एक और लेफ्टिनेंट जनरल होता है, 3 स्टार होता है। वो सारे के सारे इस एक आदमी को रिपोर्ट करेगा, ये एक आदमी आसिम को करेगा। इसका मतलब है तमाम न्यूक्लियर असासे एक आदमी के हाथ में आ गए, आसिम मुनीर के। पहले ये हम समझते हैं। इस वक्त जो है वो ये है कि नेशनल कमांड अथॉरिटी बड़ी लैटरल है, उसका सरबराह प्राइम मिनिस्टर होता है, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर होता है, डिफेंस का होता है, इंटीरियर का होता है, और होते हैं उसके अंदर आर्मी चीफ होता है, चेयरमैन जॉइंट चीफ होता है, नेवी का होता है, एयरफोर्स का होता है, सब होते हैं और लोग होते हैं कि वो एक आदमी के पास वो ताकत ना रहे। और इससे अमेरिका, ये हमने अमेरिकन पैटर्न पे NCA बनाई थी। तो अगर अमेरिका डीकमिशनिंग चाहता है, जो कि मैं 100% आपको अपनी तमाम क्रेडिबिलिटी जिंदगी के लगा के कहता हूं कि अमेरिका वांट्स टू डीकमिशन पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट, और उसके पीछे इजराइल भी उसके साथ है, हिंदुस्तान भी उसके साथ है, तमाम आपके गल्फ स्टेट्स उसके साथ है, तमाम वेस्टर्न यूरोप उनके साथ। तो स्टेज्ड अप्रोच क्या होगा? स्टेज अप्रोच होगा कि पहले तो इसको कंसोलिडेट करो, ये खत्म करो, ये जो आपने इस किस्म की बनाई थी एक आदमी के हाथ में दो कि हम जब उससे कहेंगे ना क्या करना है तो वो हमारी बात मानेगा, और ऐसे आदमी के हाथ में दो जो कि अब खुद बहुत कमजोर हो चुका है फौज में और अपनी कमजोरी को के लिए हर चीज बेचने के लिए तैयार होगा, अपनी माँ को, बेटियों को, बीवी को और मुल्क को, जिसका नाम है आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर को प्रॉप अप करो, नेशनल कमांड अथॉरिटी उसके हाथ में दिलाओ, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम कहेंगे अच्छा जी देखें ये ऐसा है वैसा है, हमें ना आप ओवरसाइट दें कि हमारे इंस्पेक्टर जाएं, UN के इंस्पेक्टर जाएं, देखें मुकेश ने कहा है, वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि सब ठीक है। दूसरा, तीसरा, अच्छा जी देखें ये ऐसे हालात हैं, लोग बड़े परेशान हैं, इस किस्म का ना ऐसे करते हैं कि ये गलत हाथों में इस्तेमाल ना हो जाए, इसको जॉइंट ओवरसाइट
जॉइंट ओवरसाइट, कमांड नहीं, यस, जॉइंट ओवर, हम ओवरसाइट। दोनों मिल के इनको संभालते हैं। चौथा फिर आता है जॉइंट कमांड, कि जी हम मिलकर फैसला करेंगे कि अगर सऊदी अरेबिया को इस्तेमाल करना पड़े तो ये इस्तेमाल होगा, है जी। तो ये आपका आ गया जॉइंट कमांड। जॉइंट कमांड के बाद जो है ना सर, अगला मरहला आएगा कि यार इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसकी स्टॉक पाइल को थोड़ा कम करते हैं। तो आपके पास 124 है, 124 के बजाय आप 60 रखे, 64 डीकमीशन कर दें। उसके बाद है जी 60 के साथ, तो ये फेज्ड प्रोग्राम है सर। नेट ये है। आई अंडरस्टैंड। मैं वही आपकी बात दुरुस्त है। देखिए, मैं इसी चीज को, मैं इसको तकरीबन में भी, मैं आई एम लुकिंग एट इट डिफरेंटली। मैं इसको कहता हूँ हाउ टू मैनेज इट। ये भी एक प्रोसेस है मैनेजमेंट का, जो आपने भी सारा बताया है कि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी चीज आप करेंगे। ये एक ऐसा नहीं है प्रोसेस जिसको कि चंद दिनों में, चंद महीनों में, या इवन मैं जी 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 बिल्कुल नहीं सर, ये लॉन्ग टर्म है ये। इट इज अ और मैं वेरी कह रहा हूँ लॉन्ग तब तक ये पाकिस्तान को ना अपना वो ऑक्सीजन देते रहेंगे, या और जिस दिन ये हो गया ये फिर हमें छोड़ देंगे। मतलब ये नहीं करेंगे कि हम इतना क्योस हो के इनके, जिस तरह वो अफगानी ने आके गोलियां चला दी अमेरिका में, कि इतना गुस्सा पाकिस्तान में हो जाए कि वहां पर लोग गोलियां चलानी शुरू कर दें। बिकॉज ये, मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये जो ट्रंप ने पाकिस्तान के मुतालिक एक पोजीशन ली है आसिम को सपोर्ट करने की, मैं बार बार ट्रंप को ट्वीटों में भी वार्न कर रहा हूं कि इसका ब्लो बैक मेनलैंड यूएसए में होगा। तुम बिल्कुल एक बहुत खतरनाक गेम के अंदर तुम अपने मुल्क की सालमियत को खुद नुकसान पहुंचा रहे। और ये मैसेज सर कॉन्स्टेंटली जा रहा है, और हमारी तरफ से भी जाता है ये मैसेज व्हाइट हाउस को, रिपब्लिकन्स को खासतौर पे, बिकॉज दे आर इन पावर राइट नाउ। देखें, अगर हम इस सारा ये जो आपने अभी एक सिनेरियो आपने बताया है, अगर हम इसको मान भी लें और समझें कि चले ये इन प्लेस है और इस पे काम किया जा रहा है, कोशिश होगी ना, कोशिश है, ठीक है जी हाँ। मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बड़ा, जो अमेरिका के लिए, जो दिस इज द पार्ट दैट वी आर ट्राइंग टू स्ट्रेस हियर टू द व्हाइट हाउस एंड द रिपब्लिकन पार्टी, जो अननोन एलिमेंट, और जो अननोन नहीं कहना चाहिए, जो एक इग्नोर्ड एलिमेंट जो है इस सारे के अंदर, वो है द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द रिएक्शन फ्रॉम विद इन द पाकिस्तान आर्मी आल्सो सर, ये भी याद है। आर्मी, यस, मैं उनको भी इसी में गिनता हूं कि जो आम पाकिस्तान आर्मी का अफसर कह लें या जवान कह लें, वो भी पाकिस्तानी कौम का हिस्सा है वो लोग भी। तो क्या वो ये सब चीजें मानने को तैयार है, और क्या ये जो आपने मोहरे वहां पे बिठाए हैं, क्या वो इनको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर कर रहे हैं तो कितनी देर करेंगे? ये प्रोसेस ज्यादा देर नहीं चलेगा। ये वाला जो इन्होंने बनाया है, ये इसको बना दो चीफ, इसको इम्यूनिटी दे दो, इसको हमेशा के लिए जिंदगी भी दे दो कि ये अभी मरेगा ही नहीं कभी भी, ये भी मेरे ख्याल पास करा ले आसिम मुनीर। मेरे ख्याल अगला स्टेप ये होना चाहिए कि उसको पार्लियामेंट से ये पास कराना चाहिए कि मैं ताहयात जिंदा रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं इधर ही रहूंगा हमेशा के लिए। शायद को उसकी ईगो को कोई थोड़ी सेटिस्फेक्शन मिले इस बात में। तो सर ये जो है ना, द एलिमेंट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में लोगों ने पॉलिटिकल प्रोसेस को समझा हुआ है, पॉलिटिकल प्रोसेस को टेस्ट किया हुआ है। वो मैं नहीं समझता हूं कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जिन्होंने कभी देखी नहीं डेमोक्रेसी। हम देखी हुई है, हमने उसको टेस्ट किया हुआ है, हमें पता है पाकिस्तान में कि आपने आज़ाद हुकूमत क्या होती है और किस तरह फैसले करती है, और हर शख्स को क्यों इजाज़त है कि वो जाके अपनी मर्जी से वोट दे। हम अब ये इस मुल्क को सिचुएशन पे ले आए हैं कि जहां जो सियासी लोग हैं, देखिए क्या मजे की बात है कि जो सियासी लोग हैं वो सियासत के मुतालिक बात नहीं कर सकते जी। कि इमरान खान जेल में बैठा है, वो एक हमेशा से सियासतदान है, प्राइम मिनिस्टर है, वो सियासी बयान ना दे ओ भाई। और वो क्या कि भिंडी का भाव पूछे लोगों से, वो तो सियासी बयान देगा। लेकिन वो लोग जिन्होंने के ओथ लिया कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो लोग हर वक्त सियासी बयान भी दें, वो लोग हर वक्त सियासी काम भी करें। तो ये उल्टा निजाम कितनी देर चलेगा? सर ये तो
देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करना है, ईरान को खत्म करना है, उसका प्लान ये है, हाँ, इरादा ये, और मेरा नहीं ख्याल के इरादा वो कामयाब, लेकिन उसका है। और ये इसलिए मैं फौजी जो जर्नैल हैं और फौजी अफसर जवान हैं उनको कहता हूं कि ये मुल्क बचेगा नहीं अगर तुम आसिम मुनीर को सपोर्ट करते रहे, अपनी बंदूकों की ताकत उसको देते रहे। मैं तमाम कारोबारियों को कहता हूं, तमाम इस मुल्क के अंदर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जनरल हैं, जो लोग समझते हैं कि यार ये निज़ाम इसी तरह चलेगा अगर हम इसको सपोर्ट करते रहे, हम चलते रहेंगे, चूल्हे भाड़ में जाए गरीब, चूल्हे भाड़ में जाए रियासत, चूल्हे भाड़ में जाए जमहूरियत, अब मेरा काम चलता रहे, मेरी फैक्ट्रियां चलती रहे, मेरी दुकानें चलती रहे, मेरे बैंक चलते रहे, मेरा मीडिया हाउस चलता रहे, मेरी जजशिप चलती रहे, मैं CSSO मेरा चलता रहे, मेरा फौजी रैंक चलता रहे। ये इनको ये नहीं पता कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम चूल्हे भाड़ में कहते हो तो ये तुमको बता दूं कि अगर तुमने इस सिस्टम को सपोर्ट किया तो ये पूरा सिस्टम चूल्हे भाड़ में चला जाएगा और तुम भी चूल्हे भाड़ में जाओगे, शायद तुम उसके में से साथ बच ही जाए। जाओगे। ये नो वन इज गोइंग टू सर्वाइव, ये कोई भी नहीं बचेगा। ये लोग, ये रीजनेबल असेसमेंट्स हैं, हम कोई आउट ऑफ द एयर नहीं पुल कर रहे हैं आप या मैं। ये वाली असेसमेंट्स ये हिस्ट्री में हम देख चुके हैं, ये वाली चीजें बार बार होती हुई। नेशंस हैव गॉन थ्रू दिस, हमको पहला नेशन नहीं है जो इस प्रोसेस से जा रहा है, ये बहुत दफा हो चुका है और उसके रिजल्ट्स भी सबके सामने हैं कि उसके बाद क्या होता है। तो अगर कोई तो उससे ये सर कि अगर ऑर्डर्ड केओस नहीं होगा, देखिए केओस तो होना है, कत्लो गारत तो होनी है, खून ने बहना है, उसके बगैर अब तब्दीली पाकिस्तान में नहीं आती। असल तब्दीली रिफॉर्म की, निज़ाम की, सिस्टम की, फौज की तब्दीली, पुलिस की तब्दीली, अदलिया की तब्दीली, पूरे निज़ाम की, सोच की, डीकोलोनाइजेशन ऑफ द पाकिस्तानी माइंड, वो खून बहे बगैर नहीं आती, वो सेक्रीफाइस दिए बगैर नहीं आती, वो होगा। लेकिन उसको हम कहते हैं कि जी केओस टुवर्ड्स रिफॉर्म, वायलेंस टुवर्ड्स रिफॉर्म। दूसरा है केओस टुवर्ड्स एनार्की, ये आप बिल्कुल जो है खाना जंगी, अफरा तफरी और तबाही और बर्बादी, ये दो सिर्फ रास्ते रहे। सर आखिरी बात लंबी होगी लेकिन करनी जरूरी है। ये बड़ा एक पब्लिक जनाब तस्वीरें छपी, वीडियोस आई, रिलीज हुई, मोहसिन नकवी, शहजाद अकबर, बैरिस्टर शहजाद अकबर और आदिल राजा की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट कि जी इनको यूके में ये तकरीब कारी कर रहे हैं, आप मेहरबानी करके इनको पाकिस्तान, और बड़े खुशी खुशी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए यूके एम्बेसडर उसको रिसीव कर रही है। ये क्या माजरा है सर? मैं समझ सर ये सिर्फ एक अनदर टैक्टिक हरासमेंट का और कुछ भी नहीं है। मैं नहीं समझता हूं कि यूके का लीगल सिस्टम इतना कमजोर है कि वो इस तरह की इनकी जो रिक्वेस्ट और इनकी जो ख्वाहिशात हैं उन पे अमल करेगा। अगर हम कितनी मिसालें हैं यूके में जो लोगों को एक्स्ट्राडाइट करने की पहले कोशिश की गई है मुख्तलिफ ममालिक से, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, and nobody has ever been able to be successful कि वहां से आप इन बेसिस के ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्राडाइट कर लें कि जी उन्होंने मुल्क के खिलाफ बात की थी, उन्होंने जी मुझे गाली दी थी, उन्होंने मुझे कोई धमकी दी थी। दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस। सिर्फ लोगों को डराने का ये तरीका है, क्योंकि यूके में और भी लोग हैं, हम जैसे लोग भी बाहर बैठे हुए हैं जिनको कि ये डराने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो इन दोनों को तो हम ला रहे हैं, अब तुम्हें भी ले आएंगे, बिस्मिल्लाह कोशिश कीजिए। मुझे बताएं, आपके पार्टी का एक बड़ा जबरदस्त लीडर है यूके में जिसका नाम है सर शाहनवाज जुल्फी बुखारी, पता नहीं सर शाहनवाज तो नहीं थे, नहीं कुछ है उसी किस्म के, उसी खाते का बंदा है सर। ये ऐसे 2 नंबर आदमी है। एनीवे मेरी नजर में बहुत बड़ा 2 नंबर आदमी है, बट लीडर है आपकी पार्टी का बड़ा जनाब, उसको क्यों नहीं, उसके भी फाइल क्यों नहीं इन्होंने प्रेजेंट की मोहसिन नकवी ने? आई डोंट नो सर, मैं मेरे से आप ऐसा सवाल ना पूछा करें। एक जेन्युइन सवाल है, आपका पार्टी का जो सबसे बड़ा चोटी का लीडर यूके में है इस वक्त, वो है जुल्फी बुखारी, ठीक है जी, वो भी बड़ा बयान देता है, फलाना है, तो जुल्फी बुखारी को क्यों नहीं बुलाते ये वापस पाकिस्तान? मेरा ख्याल है कि केस है, वो एक्सकॉन्डर है उसको। हाँ जी,
आई थिंक देखें सीरियसली, देखें जुल्फी मैं स्टिल सीरियसली कह रहा हूँ सर। ही स्टिल अ पॉलिटिकल, कह लें कि उसकी कैटेगरी आती है जुल्फी बुखारी की, एंड he's actually was, अब तो नहीं है, was a citizen of the UK until some time ago. He gave up, I think, his citizenship. अभी तो नहीं है ना सर। अभी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ देखें इनकी कैटेगरी थोड़ी सी फर्क है, आदिल राजा की कह लें, शहजाद अकबर की, क्योंकि ये दे सिट ऑन द टीवी एवरी डे ऑफ देयर लाइव्स, और इन्होंने उनको बहुत नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं ये दोनों। और जुल्फी बुखारी नहीं हमारी पहुंचाता। जुल्फी बुखारी इतनी नहीं पहुंचा सकता जितनी ये ये क्या पहुंचा। पहुंचाते हैं? मुझे जुल्फी बुखारी की मुझे एक बयान बता दें। उसने अभी इंटरव्यू दिया सर 3 दिन पहले। वो कहता है नहीं नहीं, ये इमरान के ऊपर जुल्म आसिम मुनीर नहीं कर रहा, इमरान के ऊपर जुल्म इसलिए हो रहा है कि इमरान पॉपुलर बहुत है। मतलब एक तरीके से उसने बात मतलब ऑब्लिकली फिलोसॉफिकल तरीके से की कि चूंकि वो बहुत पॉपुलर है, इसकी वजह से आसिम मुनीर उससे बड़ा डरता है, इसकी वजह से आसिम मुनीर उस पर जुल्म कर रहा है। सर ये कोई बात है करने की? I myself wish कि he had worded it a little differently. मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई मकसद था कि वो ये सारे बिकाऊ माल है, पता नहीं इमरान ने किधर से गटरों से निकाल के इनको इकट्ठा किया। आपको पता है मेरी इमरान से जो लड़ाई हुई है वो इस बंदे पे हुई है। अच्छा, I didn't know that, but सर I mean, इमरान ने जब इसको बनाया स्पेशल असिस्टेंट, मैंने कहा इमरान खान तेरा दिमाग खराब है, ये बंदा 35 साल इसकी उम्र, ना इसके पास तजर्बा ह्यूमन रिसोर्स का, ना इसके पास तजर्बा टूरिज्म का, ना इसके पास तजर्बा ओवरसीज पाकिस्तानी का, सिर्फ ये है कि करोड़ों अरबों रुपए तेरी पार्टी को जो तूने इसको स्पेशलिस्ट बना दी। और बड़ी जनाब सख्त। खैर एनीवे, तो हैदर भाई देखें, वी नीड पीपल, सर वी नीड पीपल, हमें चाहिए, हमें चोर डाकू नहीं मुनाफिक। ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं इसकी बात, मैं जनरल बात कर रहा हूँ सर। रोल इन द यूके और वहां पे यूरोप में वो एक सर्टेन रोल हमारे लिए प्ले करते हैं। हमारे खान साहब ने उनको बनाया हुआ है, ही इज द एडवाइजर ऑन मीडिया अफेयर्स, इंटरनेशनल मीडिया के लिए। तो आई थिंक हिज हमें इतना नहीं तनकीद करनी चाहिए अपने ही लोगों पे बार बार। नहीं सर नहीं, देखें जहाँ जो बात गलत है गलत है। मेरे माय व्यू, माय ओपिनियन, आपका ओपिनियन अपना, मेरा व्यू ये है कि खान साहब को जब भी बाहर निकलेंगे, और उनको जो इंशाल्लाह जल्दी निकलेंगे, तो उनको ये पार्टी के अंदर जो गटर में है ना सारे, इस गटर को साफ करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ड्रेनिंग द स्वाम्प। अगर वो इन्हीं के साथ लेके चलेंगे, जुल्फी फिर उनका हिस्सा होगा कबीना का, असद कैसर फिर आ जाएगा, शेर अफजल मरवत पैर पकड़ के उसके चाट लेगा खान के जूते और के मुझे माफ कर दो, उसको फिर वापस ले लेंगे। ये सारे डाकू डकैत, ये शंदाना, ये शहरियार अफरीदी, ये शाह फरमान, ये हलीम आदिल शेख, ये हमाद अजहर, आपने सर अगर इसी तरह बस करे नहीं नहीं देखिए। सर, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज, बाहर का भी पाकिस्तान का भी। लेट्स नॉट जंप द गन। अब अल्लाह करे खान साहब वापस बाहर आए, अल्लाह इंशाल्लाह करे आएंगे सर, मैं वापस तो आए। कह रहा हूँ जब आएंगे I'm तो फिर sure, इनके साथ चलना है, तो फिर नहीं सानू नहीं माफ करो। सर, ये उनके पे छोड़ देना। अब खान पे आपको इतना यकीन है तो खान पे के डिसीजंस उन पे छोड़ दें कि आई एम श्योर ही विल मेक बेटर एंड गुड डिसीजंस दिस टाइम। सर अभी आफ्टर मिशाल ऑल यूसुफजई को इतनी सेनेटर बनवा दिया। एनीवे चले सर आगे चलते हैं। अच्छा तो ये हो गया सर, लेकिन सर इसका थोड़ा सा आपके अमेरिका से भी ताल्लुक है। अहमद रानी का नाम आया खत के अंदर, वो दूसरा कौन आया, वो सलमान का आया, ठीक। वो एक और भी बड़ा बहुत बड़े रोज जो है जहर उगलता है आसिम के खिलाफ, उसका नाम है शहबाज गिल। उसका नाम क्यों नहीं लिया इन्होंने कि जी शहबाज गिल के खिलाफ भी बड़े कार्रवाई कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत? ये क्या वजह है सर? सर देखें, मैं आपको उसका बताता हूँ वजह। प्रोसेस एक है बस हमारा, एक जब ये लेटर्स और ये चीजें होती है ना, तो दे कम आउट थ्रू अ प्रोसेस। और वो प्रोसेस क्या है कि जैसे आप सुनते रहते हैं, कांग्रेस में हमने हियरिंग की, हमने कांग्रेस में कोई मीटिंग की, हमने वहां पे कुछ कांग्रेसमैन को बुलाया, उनके सामने हमने लोगों को ला के उनकी दास्तान सुनाई, उनको बताया, ताकि वो देखिए कोई कांग्रेसमैन साइन ऑफ नहीं करता जब तक वो फर्स्ट हैंड एविडेंस उसके पास ना मिल जाए उसको। तो हमने पहले जितनी भी मीटिंग्स ये करते हैं, अहमद नूरानी साहब ही केम पर्सनली और आके उन्होंने वहां पे अपनी दी
हियरिंग के एविडेंस अंदर दिया कि मेरे भाई को उठाया, मेरी माँ को उठाया। इसी तरह सलमान अहमद साहब भी आए और उन्होंने आके गवाही दी। मेरा ख्याल है कि गिल साहब को भी रिक्वेस्ट की गई थी तब भी कि जी आप आए वहां पे और आप भी आके गवाही दें यहाँ पे, ताकि आपको भी इंक्लूड किया जाए एज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। तो फॉर हिज ओन रीजंस, अब मैं उनके अपने रीजंस होंगे, मैं नहीं इसका जवाब दे सकता, उन्होंने डिक्लाइन किया कि नहीं मैं हियरिंग में नहीं इसमें आना चाहता। प्रोबेबली कुड बी बिकॉज ही इज नॉट अ यूएस सिटीजन, तो उनको शायद खदशात होंगे उसकी वजह से, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर वो आए, फ्रंट पे आए, ये मैं जरूर कहूंगा कि अगर वो आए फ्रंट पे और आके अपनी गवाही दें, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म तो उनके साथ हुआ, उनकी तो वीडियोस हैं, उनको तो हमारे पास हर किस्म का एविडेंस है उनके पास कि उनके साथ क्या क्या हुआ है। तो द केस वुड बी वेरी मच मच स्ट्रॉन्गर, यू नो। तो आई होप सो वन ऑफ दीज डेज। सर मैं मुस्कुरा सकता हूँ सिर्फ आपकी इस एक्सप्लेनेशन पे, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। अब बड़ी उसकी फॉलोइंग है। आप मुझे मजबूर कर देते हैं एक्सप्लेनेशन देने के लिए, अब मैं क्या बात सुने सर। तवा, तवा, तवा। मतलब सर के ये पाकिस्तानी कौम भी इतनी भोली है सर, इतनी भोली है। ऐसे ऐसे चपड़ कनातियों के, ऐसे ऐसे भांडों के, ऐसे ऐसे तखरीबकारों के, तमाशबीनों के, लफाजी के, बादशाहों के आते हैं और समझते लोगों को ये नहीं पता किसको लाइसेंस दिया गया है क्रिटिसाइज करने का, कि खुल के गालियां दो तुम, लेकिन अपनी पोजीशन बनाओ। और कौन सर, मेरी बात सुने, मैं, मुईत पीरजादा, आदिल राजा, वकार मलिक, शहजाद अकबर, शायद एक आधा आदमी कोई और हो सर, जिसको मैं बिल्कुल क्लीन कह सकता हूं कि हम अल्लाह के फजल करम से अभी तक ना हम कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, ना हमारे पर प्रेशर काम आया है, ना के लिए। बाकी सब जो है ना सर, काने हैं, दागदार है किसी की ना किसी हद से और किसी ना किसी वजह से। वो वजह क्या है, हद क्या है, वो मैं आज बयान नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत लोग होंगे। मतलब लोग कहते हैं जी आप शहबाज गिल के खिलाफ क्यों कहते हैं, इमरान रियाज के खिलाफ क्यों कहते हैं, आप जी फलाना इरफान हाशमी के खिलाफ क्यों कहते हैं, सभी काजमी के क्यों कहते हैं। मैं कहता हूँ इसलिए कि सारे काने हैं, और काने हैं। आपकी काने आपकी क्यों, और आपकी काने क्यों ओपिनियन। हुए, काने क्यों हुए मुझे नहीं पता। कईयों की मजबूरियां होंगी, बहुत ज्यादा प्रेशर आया होगा, खानदान पे प्रेशर डाला होगा, जिंदगी की थ्रेट होगी, कुछ लोग अपने किसी और वजह से हो गए होंगे। ये आसिम, पीटीआई आसिम बना रहा है, ये सोच रहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान के बाद एक पार्टी ऐसी मैंने बनानी है जिसके अंदर उन लोगों को सीनियर लीडरशिप रोल्स में लाना है जिन्होंने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, कि उसको अवाम एक्सेप्ट करे, पार्टी भी एक्सेप्ट करे। तो ये बनाए जा रहे हैं लीडर फ्यूचर के लिए, ये मैं लोगों को वार्न करना चाहता हूँ। अगेन लाइक आई सेड, ये आपकी सर, मैं आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ये बिल्कुल जो लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, चले नाम छोड़ दें। हर अगर चीज की, आसिम एक देखिए देखें दो, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज तो बहुत हैं। मेरा ख्याल है कि पॉसिबिलिटी क्या, ये फैक्ट है कि पूरी कोशिश है एक हमारी पार्टी को टेक ओवर करने की और अपने लोगों को पार्टी में लाने की, ये बिल्कुल कोशिश है। सर आपका प्रोग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आपने बहुत मेजर एस्पेक्ट्स पे ये मैं लोगों को वेरी कहता हूँ सीरियस, आई थिंक आज का दिन इज अ वेरी सीरियस डे, और इसलिए। सबके लिए, हम के लिए, हमारे लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी, हमारे कायद के लिए भी। और ये जो चेंजेस आ रहे हैं उस मुल्क के अंदर, ये किसी को ना तो एक्सेप्टेबल है, ना कभी होंगे, और अल्लाह ना करे कभी भी हों। हमें सबको मिलके इसके लिए आवाज उठानी है, इसके खिलाफ खड़े होना है, और जितनी भी, जिस तरह से भी हम इस जंग में, इस सारी मूवमेंट में हिस्सा डाल सकते हैं, वी हैव टू स्टेप अप एंड वी हैव टू प्ले आवर रोल। बिल्कुल सर, और ये सुहेल अफरीदी की तरफ बहुत लोगों की नजरें हैं, उसकी जद्दोजहद के, ही नौजवानों विल को सक्सीड। मुतहरिक करने के, पूरे पाकिस्तान में निज़ाम को मफलूज करके आईनी और कानूनी रास्ते पे वापस लाना, और लोगों का मैंडेट वापस लाना, फौज का रिफॉर्म करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया, आसिम को सपोर्ट करते रहे, फौज ने उनके खिलाफ कार्रवाई ना की कानूनी और आईनी, अवाम बाहर ना निकली, अमेरिका पाकिस्तान को तोड़ देगा, इसके न्यूक्लियर असासे ले लेगा, और आपको जो है आपकी मदद ऐसे जिस तरह चीचड़े को उसको घेर के जब फेंक देते हैं ना, इस तरह भेजेगा।
ये सारा ये जो है ना सब कुछ जिसको, तो ये सब कुछ बढ़ जाएगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में जो लोग काम कर रहे हैं बड़े अच्छा काम कर रहे हैं और वो करते रहें। कभी ना कभी अमेरिका की पॉलिसी हो सकता है चेंज हो जाए। आखिर वियतनाम में भी चेंज हुई थी ना सर, यस, लेकिन वो वियतनाम में चेंज तब हुई जब अमेरिका को लाखों लोगों की जानों से और जाना पड़ा, जख्मी होना पड़ा, अरबों खरबों डॉलर जाया हुए। तो और फिर मूवमेंट बनी यहाँ पे लोगों के दबाव की वजह से, लोगों के लोगों के दबाव की दबाव की वजह से वजह से पॉलिसी चेंज दोनों हुई है। तरफ से ना नुकसान भी हुआ और लोगों का दबाव, तो वो भी हमने चाहना है। शहजाद अकबर और ये आदिल का सर इसको लाइटली ना लें। जिस तरीके से ये पब्लिकली बताया गया है, मेरा ख्याल है किस किस्म की कोई ये बातचीत कर रहे हैं। और जिस तरह हमने गाजा में देखा है ना कि धज्जियां उड़ा दी कानून और आइन की मुल्की दुनिया के, तो जो अब कहते हैं कि जी इंग्लैंड जो है वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा, उनका कानून इजाजत नहीं देगा। मुझे बड़ा खदशा है कि अल्लाह ना करे कि इनके खिलाफ कोई इस किस्म की बिल्कुल नहीं जी, नहीं, दैट वी हम सब इसके लिए वी विल ऑल स्टैंड अप फॉर इट। बिल्कुल कभी नहीं होने, नेवर अगेन। ये अगर इस तरह के एक्सट्रेडिशंस होनी शुरू हो गई तो ये दुनिया तो बिल्कुल, जो हमारे खास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो तो तबाही की तो तरफ चले सर जाएंगे ये कंप्लीटली। पाकिस्तान अवाम को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ होगा क्या जब ये आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं खड़े होंगे। इस पाकिस्तानी फौज के अफसर जवानों को समझ नहीं आ रही कि उनके साथ होगा क्या, इस मुल्क के साथ होगा क्या सर अगर बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, आप फिक्र ना करें, बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी, देर नहीं लगेगी। सर आई अगर थिंक समझ आ गई और हमारी कौम को बिल्कुल समझ है, उनको पता है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। सिर्फ वो एक मूवमेंट, वो एक मोमेंटम नहीं बिल्ड हो रहा इस वक्त। आप कभी भी ऑन प्राइवेटली आप पाकिस्तानी किसी से पूछ लें, वो आपको दिल अपना खोल के आपके सामने रख देता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, वो वो खौफ खौफ का बुत जिस दिन टूटेगा और इसलिए इंशाल्लाह। नजरें सोहेल अफरीदी की तरफ है। सोहेल या अफरीदी की तरफ नजरें इसलिए हैं कि सोहेल अफरीदी अगर मुतहरक करेगा या और खतरा होगा आसिम को और इतना मुतहरक कर सके और अपने आप को भी बचा सके, या तो चांस है कि ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी। मुझे सर अचकजई और राजा नासिर अब्बास से ना एक रत्ती भर की उम्मीद नहीं है। ठीक है, उम्मीद है मुझे नौजवानों से, सोहेल अफरीदी जैसे लीडरों से और पाकिस्तान आर्मी के जो मुहिब वतन इस वक्त हैं अफसर जवान, जो खौफजदा हैं लेकिन चाहते हैं कि आसिम मुनीर को ठिकाने लगाया जाए। ये इन दो जगह से मुझे उम्मीद है। और इंशाल्लाह। अगर सोहेल अफरीदी को हमने देखा कि वो चीफ मिनिस्टर रहता है और बयान बड़े जबरदस्त देता है और लोग भी उसके इर्द गिर्द आते हैं और जलसे जुलूस भी होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, लेकिन उसका हम अमली पैमाना नहीं देखते हैं, तो फिर बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हाथ आसिम का उस तक पहुंच गया। लेट्स वेट एंड सी। लेट्स वेट इंशाल्लाह। लेट्स लेट्स वेट। वेट। बहुत शुक्रिया सर, इंशाल्लाह। अल्लाह सुब्हान ताला आपको ज़ुबान में रखे। बड़ी ज़बरदस्त आपने आज बातें की हैं, उम्मीद है लोग ये देखेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं आप जैसे लोग, सुहेल अफरीदी जैसे लोग जेन्युइनली जो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में लड़ रहे हैं, जो फौजी अफसर जवान जो लड़ रहे हैं या लड़ेंगे आगे चल के, जो नौजवान लड़ेंगे, उन सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान के आमीन। बाहर जो लोग जो असल मुजाहिद हैं उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो डगर दले हैं जिनको कहते हैं, उनको पहचाने कि कौन डगर दला है, कौन जख्मी है, कौन काना है, कौन काला है। और आपके सामने जाहिर कर रहा है कि हम इमरान का बड़ा सपोर्टर हूं। पहचाने उन लोगों को या और बिल्कुल। अपने अंदर देखें, अमेरिका की तरफ ना देखें, अपने अंदर देखें। बिल्कुल जी, अपने अंदर अब, और खास तौर पे पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तानी कौम के नौजवान, जैसे आपने कहा, फौज के अंदर भी और पाकिस्तान अवाम के अंदर भी जो नौजवान हैं, ये अब आपका ये मुहिम है, आपका काम है, आपका फर्ज है कि आप आगे बढ़ो, मत और देखो वक्त आ तो। गया सर, अभी अभी ये डिले नहीं कर सकते, अब वक्त आ गया। ये बिल्कुल। इमरान को रोक नहीं मिलने देंगे किसी से, खुदा ना खासा आइसोलेशन में रख के, और आहिस्ता आहिस्ता बेचारा खान जो है ना उसके साथ पता नहीं क्या होगा। ये वक्त आ गया है, अभी टाइम नहीं है। लोग नहीं समझते हैं बड़ा नहीं। टाइम, वो जी उधर वो करेगा ये करेगा, टाइम नहीं है। यस। आपको खुद खड़ा होना है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक और यू जी। जो खान साहब, उनकी अहलिया और उनके साथ जो हजारों लोग कैद में, अल्लाह सुब्हान ताला उनकी मुश्किलें आसान करे, कौम आमीन। निकले, उनको रिहाई दिलवाए। आइन और कानून के तहत जिन्होंने कानून तोड़ा, आइन तोड़ा,
उनको ठिकाने लगाएं, फांसी लटकाएं, और जो शहीदों के दर्जात बुलंद करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इलाही पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।